Assalamualaikum dear students. आज हम परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के 3 लेक्चर्स का सीरीज का तीसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज परसेप्शन, व्हाट फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग इट, देन वी टर्न टू द एट्रीब्यूशन थ्योरी एंड इट्स थ्री की determinants, that how attribution is made, और परसेप्शन का उससे क्या ताल्लुक है, वी हैव डिस्कस दैट एज वेल। इसके बाद हमने उन शॉर्टकट्स की बात की थी जब हम दूसरों को जज करते हुए वो बायस्ड शॉर्टकट यूज करते हैं। तो दो वी हैव डिस्कस दो शॉर्टकट दैट इंडिविजुअल यूज इन मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर्स। इस लेक्चर में आज हम डिस्कशन करेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या है और इसका परसेप्शन से क्या ताल्लुक। Then we will come to three models of decision making. One is rational decision making, the another one is bounded rationality, and the third one is intuition based decision making. And then we will be discussing at the end like what are the common decision biases or errors. और आखिर लास्ट लेक्चर में हम अगले 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बात करें। तो ये हमारे परसेप्शन, उसकी परसेप्चुअल प्रोसेस की कहानी थी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी की आगे फिर इंटरनली एक्सटर्नली काजेशन यानी एट्रीब्यूशन की बात की थी। उसके बाद हमने सेलेक्टिव परसेप्शन की बात की थी। शॉर्टकट्स हुए थे जिसमें फंडामेंटल एट्रीब्यूशन, एरर, सेल्फ सर्विंग बायस, हॉलो इफेक्ट, कंट्रास्ट इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, और फिर इन सब का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या इश्यूज और क्या मसले क्रिएट कर सकते हैं ये शॉर्टकट्स। आज का लेक्चर हमारा शुरू होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग से। रैशनल डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होती है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, सो दैट प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में या किसी भी हमारे सोशल लाइफ में भी हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं and we are trying to solve that problem. So how we solve that problem rationally? So we have a 7-step model for that. उसमें इनिशियल ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मुलेशन है। व्हाट द प्रॉब्लम एट हैंड इज, तो हम उस प्रॉब्लम को फॉर्मली फॉर्मुलेट करते हैं कि व्हाट इट इज, इसके एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम उससे प्रॉब्लम से ही डिराइव करते हैं कि कौन से क्राइटेरिया के बेस पे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। हम फिर सेकेंड स्टेप में क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं जिसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन चाहिए, कौन सा अल्टरनेटिव चाहिए या कौन सा नहीं चाहिए। Then after identifying the decision criteria, now we will be determining that what criteria, which criterion have what sort of how much weightage that criterion have. So उसकी बात, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 क्राइटेरिया है। 5 क्राइटेरिया में से क्राइटेरिया नंबर 1 का जो है 25% वेटेज है, क्राइटेरिया नंबर 2 20% है, क्राइटेरिया नंबर 3 भी 20% है, सो ऑन। तो हम उस 100% को फिर डिवाइड करते हैं, वेटेज देते हैं कितना जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया के वेटेज होंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हम अल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स 1 2 3 4 5, हम 5 6 अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। और ढूंढने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें फिर हम उसमें से द बेस्ट या ऑप्टिमल सॉल्यूशन इवेल्युएट करते हैं। और कैसे इवेल्युएट करते हैं, वो सारा क्राइटेरिया उसमें से हर सॉल्यूशन, हर क्राइटेरिया के बेस पे हम हर अल्टरनेटिव को मार्क्स देने होते हैं, पॉइंट्स देने होते हैं। एंड एट द एंड व्हेन वी कैलकुलेट दोज पॉइंट्स, और जो हाईएस्ट पॉइंट्स के साथ होता है, वी सेलेक्ट दैट अल्टरनेटिव। फिर बात आती है सिक्स स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट इवेल्युएटेड एंड दैट सेलेक्टेड अल्टरनेटिव एंड सोल्यूशन की।
वो इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फाइनल स्टेज में हम देखते हैं कि जो सोल्यूशन हमने इस प्रॉब्लम को ढूंढा था, जो अल्टरनेटिव हमने अडॉप्ट किया था, वाज इट इफेक्टिव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और नॉट। तो मतलब जो हमने डिसीजन लिया था, वाज दैट डिसीजन एज पर द नीड और नॉट। तो ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है। यूजुअली हम 3 लेवल की कहानी बताते होते हैं कि टॉप मैनेजर्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है और ऑपरेशनल या फर्स्ट हैंड मैनेजर होते हैं। इसके अलावा जो नॉन मैनेजरियल पोजीशन पे लोग होते हैं वो भी डिसीजन लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, मिडिल लेवल पे उसके ऑपरेशनल प्लेन्स होते हैं और फर्स्ट लेवल मैनेजर या ऑपरेशनल मैनेजर जो है वो ऑपरेशनल प्लेन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्मॉल प्लेन्स बनाते हैं, प्रैक्टिकल प्लेन बनाते हैं। तो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज को भी हमने एम्पावर करना है अबाउट डिसीजन मेकिंग, बिकॉज हम आजकल एक नए कंसेप्ट के साथ भी we have embraced that as well. Strategy aspect is that everyone is going through strategizing the thing and he is deciding the thing. तो नॉन मैनेजरियल लेवल पे भी हमने उस बंदे को एम्पावर करना है to take the decision, because everyone is facing a problem. So facing a problem must be followed by this rational decision making model. और हमें ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए एंड पे जो कि हमारे सारे मसले जो हैं, जो मसला जो प्रॉब्लम एट हैंड है उसको सॉल्व कर सके प्रॉपरली। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, 7 स्टेप मॉडल जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, फिर क्राइटेरिया सेट होता है, क्राइटेरिया को वेटेज देते हैं, वेटेज के बाद सोल्यूशन ढूंढते हैं, सोल्यूशन में से सबको एवेल्युएट करते हैं, द बेस्ट का इंतखाब करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड एट द एंड वी एवेल्युएट दैट सेलेक्टेड वन, इम्प्लीमेंटेड वन। इसकी कुछ assumption है. The very first assumption is that we have all the information we need. So the very first assumption is that, although it is not the case that we have all the information, but the assumption of the rational model is that we have the full and perfect information on the about the problem at hand. दूसरा ये है कि जो क्राइटेरिया हमने इसके लिए सेट किया है, जितने भी क्राइटेरिया हमने यहाँ पे इसके एवेल्युएशन के लिए सजेस्ट किए हैं, दीज आर मेजरेबल, मीन सब्जेक्टिव उसमें कुछ नहीं है। वी आर हैव एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिसके बेस पे हमने जो सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स हैं उनको सॉल्व करना। एंड देन थर्ड assumption is that जो रिसोर्सेज हमें कॉग्निटिव रिसोर्सेज, कॉग्निटिव एबिलिटी, टाइम रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज जो हमें इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव में चाहिए वो हमें सारे हासिल है। वी हैव एक्सेस टू दोज इंफॉर्मेशन एंड दोज resources are at our disposal. But there are issues with these assumptions in real world. The very first one is जब हमने कहा कि we have full information, so it's not the case in real world. In real world, we are confronted by the problem of information asymmetry. हमें information पूरी नहीं होती, पूरी हासिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? Because it may be not available to us. We may have an access issue. Information is there, but we have an access issue that we cannot access to that information. And then the third one, the third issue may be that we don't have that much resources to get that information. It is available, it is accessible, but we don't have time and other resources to get access to those information. Then another issue is that individual rationality is limited, and we cannot analyze all the competing alternatives with lot of information because rationality is limited. फिर बात आती है कि जब क्योंकि उसके लिए हमें सेंसरी न्यूरॉन, जितने सेंसरी इनपुट्स हैं वो सेंसरी इनपुट्स को वो प्रोसेस में परसेप्शन प्रोसेस में डालना होगा, उसको असाइन मीनिंग असाइन करनी होती है। फिर उसके बाद जो है वो हम परसेप्शन बिल्ड करते हैं विच वन इज बेस्ट वन। सो दैट प्रोसेस इज जहाँ पे हम कुछ सेंसरी इनपुट्स सेंसरी इनपुट नहीं प्रोसेस कर पाते, इसकी वजह से हमारे साथ इशू हो सकता है।
उसके साथ एक और इशू ये भी है कि जितने हमारे प्रॉब्लम है, इफ़ इट इज़ सिंपल प्रॉब्लम और लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, तो फिर तो हम उसके सारे अल्टरनेटिव को भी डिसाइड कर लेंगे, उसके प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी आसानी से होगी। बट इफ द प्रॉब्लम इज अ कम्प्लेक्स वन एंड वी हैव टू डिसाइड अ वेरी कम्प्लेक्स थिंग, सो दैट फॉर दैट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, उसके क्राइटेरिया, और वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एलिमेंट्स का आपस में जो इंटरडिपेंडेंसी है, ये दोनों कम्प्लेक्सिटी को जनरेट करती हैं कि वो हमारे लिए फिजिबल नहीं होता टू evaluate those rational choices. And sometimes because of these problem and some other issues, we didn't go for the best one. क्योंकि हमने evaluate किया and we says that we have this 1 to 10 alternatives. उसमें जो alternative 7 है, it is the best one, but we have certain limitation, we cannot adopt that one. So we come to the next one, which is sixth. B थोड़ा सा issue है. Fifth one we got it, the third one, which is at suboptimal level. And these issues जो कि रैशनल मॉडल की वजह रैशनल मॉडल के साथ है, उसकी वजह से हम वी फेस द बाउंडेड रैशनैलिटी थिंग। अब बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है कि जब हम डिसीजन करते हैं तो डिसीजन के प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, दैट लिमिटेशंस compel us to be having bounded rationality. For example, cognitive limitations होती हैं। Cognitive limitations means we cannot have full cognition, to full thought process, and proper and optimal thought process about that complex problem. उस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड जुड़ी चीज़ें जितनी जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड वी कैन नॉट हैव द पावर और टू analyze those situations. Then we have information asymmetry. We have not that much information as we need uh, because of certain reason, as we have discussed previously. Then we have some time constraint as well. उस टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से भी जो है हम उस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते। सो जो हमारे रैशनैलिटी है वो बाउंड हो जाती है, वो पूरी नहीं हो पाती। दैट्स व्हाई वी गो फॉर द सेटिस्फाइंग थिंग। हम उस सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जो सब ऑप्टिमल होता है, जो कि ऑप्टिमल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ और लिमिटेशन और लिमिटेड रैशनैलिटी और दैट बाउंडेड रैशनैलिटी, जिसके बाउंड्रीज है, जिस बाउंड्रीज की वजह से हम उन लिमिटेशंस पे ज़्यादा उस लिमिटेशन की वजह से फुली रैशनली डिसीजन नहीं करते, रादर बाउंडेड रैशनैलिटीज वेक्टर बन जाते हैं, देन वी go for the suboptimal decisions based on those limitations, due to those limitations. फिर हम बात करते हैं इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग की। इंट्यूशंस जो हैं वो आउट ऑफ कॉन्शियस थॉट होती है। कॉन्शियसली हम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते, वी आर हैविंग आवर ओन cognition, but that cognition is not consciously. That is what subconscious and unconscious mental processing होती है। उसकी वजह से हम किसी चीज़ को पिक कर लेते हैं होलिस्टिक व्यू के साथ, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ, उसकी फीलिंग्स को इंटरप्रेट करते हुए, अपने कॉग्निशन को अमल में लाते हुए, एंड देन जो हमारे एथिक्स और वैल्यूज है उनको भी सब मिला के वी गो फॉर अ सोल्यूशन, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल यूजुअली इट्स एन इंट्यूशन बेस्ड। अब ये इंट्यूशन बैठे बैठे नहीं होती, द पर्सन हु इज इंडल्ज इन दैट सिचुएशन, हूँ जिसने अपने ऊपर वो सिचुएशन तारी कर दी है, जिसमें वो प्रॉब्लम है, तो देन ही may have find a solution based on his or her intuition. अब वो जो इंट्यूशन है वो किसी बैठे बैठा ही काम नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक कहानी चल रही थी, जिसमें से 5 चीजें हमने डिस्कस की है कि उस बंदे के जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल की जो मेंटल प्रोसेसिंग है प्रीवियसली, उसके कोई ऐसे इनकाउंटर्स हो चुकी हैं जिसमें से उसने रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के अकॉर्डिंगली तो उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं किया, लेकिन जो जो सेंसरी इनपुट्स हम मिस कर चुके थे वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में रह गए थे। अब जब हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो वो हमारे माइंड से फोर फ्रंट पे आ जाते हैं, एंड दे प्ले दियर रोल। इसी तरह हमारे जो एथिक्स हैं या जो हमारे वैल्यू सिस्टम है वो हमें बताते ये चीज़ें ठीक है, ये नहीं ठीक, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो हमें बताते हैं। हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, वो बता रहे होते हैं, वो हमें किसी तरह एक लीड दे रहे होते हैं।
हमारी फीलिंग्स हमें कर रही है, हमारे इमोशंस, हमारे मूड्स बता रहे होते हैं, और हमारे अपनी जो कॉग्निशन है, जो नॉलेज है, जो एबिलिटीज है, जो ट्रेनिंग है, उसके बेस पे हम कोई डिसीजन लेते हैं, एंड वी कॉल दैट डिसीजन इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन। अब ये इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन कुछ कहते हैं कि इट शैल बी ऑल टुगेदर अबैंडन, और कुछ कहते हैं कि इंट्यूशन की वजह से तो बहुत सारे डिसीजन हुए, बहुत सारे इन्वेंशन हुए, but these two extreme, both the extremes are wrong. The key is neither to abandon nor rely solely on intuition, but supplement it with evidence and good judgment. So intuition based पे, so ये तीन जो हमारे हमने पढ़े, जो rationality based मॉडल है, वो है तो बड़ा अच्छा, बट वी हैव इश्यूज विद दैट, और उन इश्यूज की वजह से हम बर्डन रैशनैलिटी पे आते हैं, और उसके साथ साथ हम इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी करते हैं. So it the time and the situation which will be deciding that which model or which mode we are exercising to take decisions, or we are making an amalgamation of these three and then deciding things. अब जब हम डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो उसमें हमारे कुछ कॉमन बायसेस हैं, कुछ एरर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं. And the very first one is overconfidence, which is a tendency to hold a false and misleading assessment of our own skills, intellect, and talent. तो इन शार्ट हम कहते हैं कि जो हमारे सेल्फ कोर एवेल्युएशन है, वो हमने बहुत एग्जेजरेट की होती है. I'm the only one, I'm the one who is very skillful, who is very talented, who is very knowledge, who is very able to do and handle the situation. अब उसकी वजह से जब हम ये सोच जाते हैं, तो हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है, उसकी वजह से हम फिर सेंसरी इनपुट्स लेना नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारे साथ इशू हो जाते हैं, और हमारा जो डिसीजन है उसमें हम कुछ पॉइंट मिस कर जाते हैं, कुछ सेंसरी इनपुट्स हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे, उसको मीनिंग असाइन नहीं कर पाते, एंड दैट लीड टू द फॉल्टी डिसीजन. एंड नेक्स्ट द एंकरिंग बायस. एंकरिंग बायस ये है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, वी स्टिक टू इट, वी बीइंग फिक्स्ड एट दैट इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आती है, उसके मुताबिक हम सोचना शुरू करते हैं, रादर देन इट वाज कि जितना इंफॉर्मेशन आती है हम उसको प्रोसेस करते हैं और हम उसी तरह के डिसीजन लेते हैं. लेकिन हम जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आती है, उस इनिशियल इंफॉर्मेशन के साथ स्टिक हो जाते हैं, एंड देन वी आर बाउंड, और हम फिर वो अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द एड अबाउट एन मैगजीन, जहाँ पे उन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ ऐसी की हुई है कि जो बंदा जिसमें एंकरिंग बायस ज़्यादा है, ही विल बी fall free to their advertisement, and they will be uh, buying the subscription what the marketeer or the businessman was wanting from them. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम इसे देख लें, तो यहाँ पे 299 की एक ऑलरेडी दिस इज सेलेक्टेड वन, उसके बाद स्टैंडर्ड वन पे भी उन्होंने एक कलरिंग की हुई है, उसके बाद एसेंशियल्स एंड फ्री की बात है. जैसे हमारी नज़र इस पर पड़ती है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी कैम टू नोटिस अटेंशन ग्रैबिंग है, दैट इज 299. वैसे हम कहते हैं कि हो 299 इज टू मच, आई कैन नॉट पे दैट मच. लेकिन साथ ही जब हम देखते हैं $14.99 मीन्स $15 a month, सो इट अट्रैक्ट अस. फिर हम 9.99 की तरफ आते हैं, $10 की. अब यहाँ पे हम फिक्स हो जाते हैं कि यार पहले वाला तो बड़ा महंगा, उसमें क्या है, इसमें इसमें क्या है, इसमें इशू है, एक आध फीचर की इशू है, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट एंड टेक द स्टैंडर्ड और द एसेंशियल वन. तो यहाँ पे जो प्रीमियम है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जस्ट displayed here to fix you at the initial information, क्योंकि there is a huge difference between the premium and the standard one. इसी तरह हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, या किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, किसी बाइंग डिसीजन में, तो बाइंग में जब हमारे पास सुपर स्टोर में जा रहे, एक ही पूरी प्रोडक्ट लाइन पड़ी हुई है कि प्रोडक्ट की, और उसमें फिर हम देखते हैं कि जी प्रोडक्ट ए जो है, जैसे हमने उसकी प्राइस देखी $10, ये शायद इसे कहीं सस्ता मिल जाए, वी गो टू द नेक्स्ट, और वहाँ पे देखते हैं $15. $15 के बाद जब जाते हैं आगे जी $25, और $25 के बाद जब बात आते हैं $45, हम कहते हो यार केस, हमें वो पहले वाला लेना चाहिए था जिसके जरिए वी बैक टू, और हम कुछ ना कुछ वहाँ से खरीद के जाते हो. सो दोज मार्केटिंग
marketeers and those businessmen are making uh, advantage of those faulty decision of ours based on our anchoring bias. के बाद कंफर्मेशन बायस है। कंफर्मेशन बायस ये है कि जो इट्स टाइप ऑफ सेलेक्टिव परसेप्शन कि जो हम उन इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे पास का इसको रीअफर्म करते हैं, कंफर्म करते हैं, कंफर्मिटी कंफर्मेशन उसकी देती है। फॉर एग्जांपल ये सामने ए बी सी लिखी हुई है। अब जैसे हमने देखा या मैंने बोला दिस इज ए बी सी, आप लोगों ने भी देखा यस इट्स ए बी सी, बिकॉज हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है जिसमें हमने एबीसी को जिस तरह देखा है तो हमें एबीसी या उसी हम प्रीवियस उस इंफॉर्मेशन के साथ इसको देख रहे हैं कि ये हमारे उस चीज़ को कंफर्म करें। लेकिन जब मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि जी इनके जो दो क्यूब्स हैं हटा के मैं अगर दिखा दूँ कि ऊपर 1 2 और नीचे 1 4 लिखा हुआ है, फिर हम कहते हैं इट कैन बी A1 3 C। अब हम इस पर्सपेक्ट की तरफ इसलिए नहीं जाते कि प्रीवियसली हमने एबीसी की शेप्स देखी हुई हैं तो वी जैसे हमने देख लिया एंड वी गो फॉर इट दैट दिस इज एबीसी। यहाँ से जो हमारा इशू होता है कि जो प्रीवियसली हमारी चॉइसेस हैं, प्रीवियस चॉइसेस उससे रिलेटेड मिलते जुलते जो चॉइसेस मिलते हैं तो वी डिडंट गो फॉर अदर चॉइसेस और फिर अदर अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट नहीं करते हम, रादर उन्हीं अल्टरनेटिव्स को एवेल्युएट करते हैं जिसके साथ वी आर यूज्ड होते हैं। जब हम उसके साथ यूज्ड होते हैं सो वो भी मैनिपुलेट होते हैं। इसी तरह अवेलेबिलिटी बायस है कि हम उस इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा रिलाई करते हैं जो कि रेडीली अवेलेबल, इसके लिए हमें ज़्यादा तरद्दुद, ज़्यादा हार्ड वर्क, ज़्यादा डिगिंग की ज़रूरत ना हो। वी जस्ट गो आउटसाइड या सी समथिंग एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल उसमें से एक ये है कि बाइंग लॉटरी टिकट्स। आप लॉटरी टिकट फॉर एग्जांपल उसके 1 मिलियन 2 मिलियन टिकट्स उसके बेचे जाते हैं, लेकिन उनके जो विनर्स हैं फॉर एग्जांपल 50 विनर्स आर सम टॉप 1 टॉप 2 और उसके बाद वो 50 के जो विनर्स हैं वो डिस्प्ले होते रहते हैं, उनके बारे में हमें बताया जाता है, पब्लिसाइज किया जाता है मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑल द मीडिया इज यूज्ड हियर टू डिस्प्ले दोस पीपल। अब वो 50 आउट ऑफ 2 मिलियन इज नथिंग। अब अगर हम अपनी प्रोबेबिलिटी देख लें कि मेरी टिकट और मेरी लॉटरी लग रही है कितने चांसेस है, तो इट्स 1/2 मिलियन, व्हिच इज पॉइंट समथिंग परसेंट। लेकिन हम कहते हैं कि क्योंकि वो लोग देखिए उस बंदे ने भी तो 20 मिलियन जीते हैं, उसने भी तो 10 मिलियन जीते हैं, सो व्हाई नॉट आई शैल बी। तो those lottery marketeer is using this availability bias. They are projecting those who got something, but they are not telling how much people didn't get anything. So that's how with availability bias is. सर आती है हमारे एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट की तरफ। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट ये है कि हम देख भी रहे होते हैं कि जी हमारे जो प्रीवियस डिसीजंस हैं वो उस तरह फ्रूटफुल नहीं रहे, रादर दे वर हैविंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब उस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद जब हम आप कोर्स ऑफ एक्शन तब्दील नहीं करते एंड वी स्टिक टू द प्रीवियस वन, तो और हम कहते हैं कि ये इसलिए हुआ कि शायद कुछ जैसे सामने वाले आप नजर कि पूरा जहाज जो है डूब रहा है और वो क्या कहेगा आई कांट स्टॉप नाउ अदरवाइज व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड सो फॉर विल बी लॉस। ये जो बंदा जो कि एक छोटी सी कश्ती में जा रहा है, जो बड़े से जहाज में से समंदर में डूबते हुए देख रहा है, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाह रहा क्योंकि उसे कहते कि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है एंड आई make fruit out of it. Though I don't have the resources as that person or that ship was having, लेकिन we are committed to that and we are escalating our commitment, जिसकी वजह से हम अपने जो अल्टरनेटिव हैं, सामने इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे, रादर जो हमारी कमिटमेंट टू द परफॉर्मेंस है उसको मजीद एस्केलेट करते हुए हम फाल्टी डिसीजंस कर रहे हैं। Then the another one is randomness error. Randomness error ये है कि कोई रैंडम इवेंट्स को हम मीनिंग्स दे देते हैं कि आज ऑफिस आते हुए मैंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से मेरी सारी आज की डीलिंग डिस्टर्ब हो गई।
कि जी वो जो पुराने जगह पे मैं एक जगह रुका था तो मैंने सही से वो फलाने बंदे को सलाम नहीं किया, फलाने बंदे से मैं अच्छे तरीके से मिला नहीं, एंड दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीथिंग ऑफ टुडे इज गोइंग रॉन्ग। लाइक इन्वेस्ट इट इज यूज्ड टू कि वहाँ पे फ्राइडे द 30th द 13th किसी भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो भी फ्राइडे जो उसके 13 डेट पे आती है, so they think it is negative, it will have negative consequences if we have taken any decision or did anything on this day. So they think it is ये सुपरस्टिशियस बिलीव जो है वहाँ पे पाया जाता है कि फ्राइडे द 13 जो है वो इशू करेगा हमेशा। अब 2020 have two such Fridays. 2021 may have, I guess it will have one, and so on onward. तो हर कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट वन तो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा तीन चार भी हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट दोज फ्राइडे विच will fall on 13th of any month, but what we will be doing, अब यहाँ पे हम फिक्सेशन भी करते ही हैं, हम उस रैंडम इवेंट को एक मीनिंग भी असाइन कर रहे हैं, which may not be the case. फिर इसके बाद है रिस्क अवर्जन। रिस्क अवर्जन ये है जब हम अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं, हमारे पास एक अल्टरनेटिव आ जाता है कि दिस इज द बेस्ट वन, लेकिन उस अल्टरनेटिव में एक ये है कि वी हैव टू टेक सम रिस्क। सो इफ वी आर रिस्क अवर्स तो फिर हम उस अल्टरनेटिव को साइड कर लेते हैं एंड वी गो फॉर सम सब ऑप्टिमल solution or alternative because we think uh, we don't cannot have a gain which is suspected one। हम उस श्योर गेन के, फॉर एग्जांपल हम एक जगह पे रिटर्न मिल रहा है स्टॉक्स पे 20% and there is a place where we can have a 50% gain on that stocks, लेकिन उसमें there is a risk 50 भी हो सकता है and 15 भी हो सकता है, और यहाँ पे हमें 20% फॉर श्योर मिल रहा है। वी विल वी पीपल जो रिस्क अवर्ट होते हैं वो ज़्यादातर उस तरफ नहीं जाते कि गो फॉर द 50, बिकॉज वो कहते हैं कि यार 50 का क्या करें, अगर नहीं हुआ तो 15 पे हो जाएगा, जबकि यहाँ पे तो हमारा 20% श्योर पे श्योर है। तो रिस्क अवर्जन अवर्जन इज bias in decision making which lead us to the faulty decision, because जो हमारे पास अल्टरनेटिव डेवलप होता है वो बेस्ट होता है ऑन दो स्टेप्स जो कि हमने किए, उसमें से हमने क्राइटेरिया देखा, लेकिन क्राइटेरिया में अगर हमारी अपनी फेयर आ जाती है, fear of unknown, रिस्क अवर्जन की, तो फिर इशू हो जाता है। Hindsight bias is a psychological phenomenon that allows people to convince themselves falsely after an event that had accurately predicted it before it happened. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो डील करने जा रही है दूसरे बिजनेस के साथ फॉर दी सप्लाईज, वो सप्लाईज जो वाली जो डील है इट विल नॉट बी गुड, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानता हूँ वो ऐसे डील्स में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट हैपन्स एज वेल। तो आज से कि देखिए मैंने नहीं कहा था, आई वेल अवेयर ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई एम वेरी गुड एनालिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, so मैंने आपको पहले बता दिया था कि this thing is going to be wrong one, if it is going to be wrong one, so I know I'm more, so it means that I'm overestimating my ability to foresee things। तो कभी कभार जब हम बायसेस, जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और अल्टरनेटिव को इवेल्युएट कर रहे होते हैं और हमारे पास अच्छा अल्टरनेटिव आ भी जाता है, तो उसके साथ हम कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं है, देयर विल बी हैपनिंग समथिंग बैड विद इट, और अगर वो वही अल्टरनेटिव सेलेक्ट हो जाता है जिसके मुतालिक हमने बैड बात की थी, तो फिर हम कहेंगे कि देखा मैंने नहीं कहा था कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है। सो वी डिडंट एट्रीब्यूट के जो उसका लास्ट पार्ट है कि इवेल्युएट द डिसीजन जो हमने लिया है, रादर देन वी विल गो कि जी मैं देखो मैंने नहीं कहा नहीं था, मैं फोर्सी कर रहा था इस सारी चीज़। अब ये सारी चीज़ें है तो सही, लेकिन व्हाट टू डू विद, तो उसमें से कुछ सजेशन है। वन इज फोकस ऑन गोल्स, वी नीड स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, measurable, attainable, realistic means ground based and time bound। ओपन टाइम नहीं होने हैं, जो जब ये स्मार्ट होंगे वी विल बी क्लियर अबाउट आवर गोल्स, we are clear about goals and it is realistic and it is time bound, so हम जो उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन है
तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग सही होगी, उसी से हम जो डिसीजन मेकिंग करेंगे। सो यहाँ पे हमारी बाउंडेड रैशनैलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे गोल्स बड़े क्लियर हैं, बड़े रियलिस्टिक हैं, ग्राउंड रियलिटीज के बेस पे है, और स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, इसीलिए हमारा क्राइटेरिया भी मेजरेबल आएगा. सो इफ वी हैव दैट एबिलिटी एंड वी कैन फोकस ऑन goals, and we have smart goals, and we will have smart alternatives, and smart alternatives में जो choose किया जाएगा वो the smartest one होगा. So that will be a good decision. Look for information that disconfirms your our beliefs. So हमने उन information को भी देखना है जो हमारे already established beliefs को, established thoughts को disturb करे. इनके जो जो मेरी चीज़ों को कंफर्म करे, अफर्म करें, रीअफर्म करें, तो फिर तो वो बात होगी कि क्रॉस ब्रीडिंग हो ही नहीं गई. देयर इज नो वन, देयर इज नो डिसेंट वॉइस, देयर इज नो डिसेंट इवेंट, देयर इज नो डिसेंट एविडेंस. सो जब ये नहीं है, सो आई विल बी वेरी एट ईज विद दोज थिंग, एंड व्हेन आई एम एट ईज व्हाइल डिसाइडिंग थिंग्स, so I may miss some sensory inputs. But if I search or seek out some information which disconform, which is not confirming my belief, my established thoughts, तो वहां से फिर बात होगी, and then we will be able to uh, having those those thoughts जो कि जिसको disconfirm कोई करे तो हमें कोई issue ना हो, and we will be then more deliberately evaluating our alternative. Then another suggestion is that we don't need to be create meaning out of random events. The educated mind has been trained to look for cause and effect relationship. हमें ये नहीं है कि जी ये पुरानी चीज जो है इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये कोई सुपरस्टिशियस किस्म की, सुपरनेचुरल किस्म की मेटाफिजिकल चीज है. Because we are not bound to look into those things. Rather, we have to be very educated one, that this happens, so why this is happening? What are the causes behind this? What is the mechanism behind that? What is the logic behind that? We shall go behind those reason and logic. We don't need to assign meanings, create meaning out of random events. And the last one is increase our, we have to increase our options. We have to have more choices. जब हमारे पास choices ज़्यादा होंगे, then we will be in a position, better position to get the better, the best one. हमारे पास choices ही 3 है, तो 3 में हम कैसे best बनेंगे? लेकिन हमारे पास अगर 30 choices है, so then we will be good in deciding about that. So that was all for the today's lecture. Next lecture में हम मज़ीद इस discussion को आगे लेके जाएंगे, और डिसीजन मेकिंग पे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, मेंटल एबिलिटी, जेंडर डिफरेंसेस एंड कल्चर डिफरेंसेस, वो हम डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद जो एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग है वो हमारा कंसर्न होगा, डिबेट होगी उस पर कि यूटिलिटेरियनिज्म और राइट्स का इशू, राइट जस्टिस का इशू हमारे डिसीजन को कैसे अफेक्ट करता है. टेलिंग लाइंग जो है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे एथिकलिटी ऑफ डिसीजंस को और क्वालिटी ऑफ डिसीजंस को. एंड एट द एंड विल बी डिस्कसिंग क्रिएटिविटी. ये क्रिएटिविटी है क्या, इसको कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं, क्या इसको मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, क्रिएटिव स्किल्स जो है वो बताई जा सकती है, सिखाई जा सकती है, अगर नहीं तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों. और आखिर में हम फिर इन सारी चीज़ों को, इन परसेप्शन को, इनके डिसीजन मेकिंग को, इसके एरर्स को, ये हमारे लिए इम्प्लीकेशन क्या लेकर आते हैं, क्या इसके ओबी के हवाले से इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे होनी चाहिए, जो यहाँ पे हों. So that will be the topics of our next lecture of this series, which will be the last of on the perception and individual decision making. Till then, Allah Hafiz.